हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेजोनेटिंग ऑर्गेनिक। जैसा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स ये चैप्टर हमने खत्म कर लिया है और उसके क्वेश्चंस के साथ पार्ट 1 में हम आए थे, जहां क्वेश्चन 1 to 20 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज 20 क्वेश्चन का और सीरीज लेके आए हैं, जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स के कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम इज करेक्ट फॉर दिस मॉलिक्यूल। हम ये जानते हैं कि एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक, इन सब चीजों की बात हो चुकी है पहले। ये एंटी एरोमेटिक है। क्यों एंटी एरोमेटिक है? क्योंकि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल प्लेनर भी है और साइक्लिक रेजोनेंस में हिस्सा भी ले रहा है, इसलिए ये एंटी एरोमेटिक है। लेकिन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इसमें से एनर्जी डायग्राम कौन सा सही है। तो हम एनर्जी डायग्राम बताने के लिए क्या करते हैं, उस मॉलिक्यूल के एक कॉर्नर को सरफेस पे टच होने देते हैं। यहाँ पे पहले ही एक ही कॉर्नर टच कर रहा है, तो आप इसी के पैरेलल एनर्जी डायग्राम बना लेंगे। एक कॉर्नर यहाँ टच कर रहा है तो एक ऑर्बिटल यहाँ, दो यहाँ पे है तो दो यहाँ, फिर दो कॉर्नर ऊपर तो दो यहाँ। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है आपको इन ऑर्बिटल्स में। तो पहले ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। अब जब दूसरे लेवल पे जाते हैं तो हमारे पास 2 डीजेनरेट ऑर्बिटल आते हैं, यानी दोनों की एनर्जी सेम। इस केस में हम हुम्स रूल को अप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले सिंगली की जाएगी, उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन आप इसमें डालें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें। मेरा इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो करेक्ट आप इसको देखें और जहां पे करेक्ट लग रहा है उसको टिक कर दें। ये सही है, ऑप्शन बी। एंटी एरोमेटिक है, इसलिए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना भी जरूरी है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ही एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स का पाई ऑर्बिटल एनर्जी बहुत ही ज्यादा होता है और स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है। तो यहां पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ट्रोपिलियम कटायन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम। इसका भी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम बनाना है। इसका भी अच्छा है, एक कॉर्नर पहले से ही टच कर रहा है, उस पे एक ऑर्बिटल, इस लेवल पे 2, फिर इस लेवल पे 2 और ऊपर भी 2। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें, 2 4 6, 6 पाई। एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये, और उसकी फिलिंग करेंगे इन ऑर्बिटल्स में। पहले में 2, उसके बाद सिंगली, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट इसी में, पहले 2 4 6। टोटल 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड है, और ये एरोमेटिक कंपाउंड भी है, और पेयर्ड होने के कारण इसका पाई ऑर्बिटल एनर्जी बहुत कम होता है और स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि एरोमेटिसिटी इनहेंसेस द स्टेबिलिटी। आप इसको देख ले, जहां पे करेक्ट लगे आप इसको टिक कर लेंगे। मेरे ख्याल से ये करेक्ट है, आप इसको टिक कर लें। फिर वही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम इज करेक्ट। फिर से क्या करेंगे, एक ये, एक यहाँ पे 2 और 2 ऊपर। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन आप काउंट करें, 2 2 4 2 6 और एक निगेटिव चार्ज में भी 2। हम कितना काउंट करते हैं? एक 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये है। आप इसमें भरे 2 यहाँ पे सिंगली पहले, फिर पेयरिंग स्टार्ट, 2 और 2 4 और 2 6, अभी 2 और बचे हुए हैं, तो यहाँ पे सिंगली। ये वाला देख के आप टिक कर लेंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखते हैं, अब क्वेश्चन का थोड़ा चेंज हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक। कौन से कंपाउंड इसमें से एरोमेटिक है? इसका नाम है पिरिडीन, इसका नाम है पाइरोल, और ये है हमारा फ्यूरान। और तीनों के तीनों ही एरोमेटिक है, तीनों के तीनों ही एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये, 2 2 4 2 6, कितना इलेक्ट्रॉन? 6 पाई। सर लेकिन ये लोन पेयर तो यहां भी है, अगले क्वेश्चन में इसको हम डिटेल में समझेंगे। ये लोन पेयर रेजोनेंस में हिस्सा नहीं लेता है, इसको काउंट हम लोग नहीं करेंगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक 4n+2 को फॉलो करता है। यहाँ पे 2 2 4 और 2 6, ये लोन पेयर इस बार रेजोनेंस में हिस्सा ले रहा है। ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 4n+2 को फॉलो करता है, इसलिए एरोमेटिक है। यहाँ पे भी 2 2 4, एक लोन पेयर हिस्सा लेगा रेजोनेंस में और दूसरा लोन पेयर नहीं लेता है। तो यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही है, और ये भी क्या है? एरोमेटिक है। तो सारे के सारे एरोमेटिक है, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन एटम ऑफ पिरिडीन इज। आपको यहाँ पे नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताना है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन एटम का है।
तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं नाइट्रोजन एटम एक पाई बॉन्ड बना रहा है, और जब भी कोई भी एटम एक पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो तब उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। हमने देखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में कि जब कार्बन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन हो और वो 1 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हो तब उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगला देखते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन pyridine एटम इज इन। pyridine एटम पीछे था, यहीं पे मैं क्लियर कर देता हूं, ये है हमारा pyridine एटम, ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और जब भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो उसके पास 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन से, sp2, तीनों के तीनों कैसे होंगे, sp2। कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं ये डिपेंड करता है कि कितना एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स्ड किया गया है। टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेटेड will always be equal to total number of atomic orbitals mixed। यहाँ पे कितने एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स किया गया है, 3, तो बनेंगे भी sp2 कितने, 3। और एक जो p ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ये जो पाई बॉन्ड बनता है ये p ऑर्बिटल से बनता है, क्योंकि जब भी लैटरल ओवरलैपिंग होता है, लैटरल ओवरलैपिंग में केवल और केवल p ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल किसी भी तरह के पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये पाई बॉन्ड पक्का किसके ओवरलैपिंग से बना होगा, p के ओवरलैपिंग से। एक सिग्मा ये है तो यहाँ पे एक sp2 नाइट्रोजन का खत्म हुआ, एक sp2 यहाँ पे खत्म हुआ, एक sp2 बचा हुआ है और उसी sp2 में ये लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर कहां पे प्रेजेंट है, sp2 ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इसलिए हमने कहा कि ये लोन पेयर यहाँ पे हिस्सा नहीं लेता है साइक्लिक रेजोनेंस में, क्योंकि साइक्लिक रेजोनेंस में हिस्सा लेने के लिए अल्टरनेट ओवरलैपिंग का चांस बनना चाहिए और उसके लिए लोन पेयर का p ऑर्बिटल में होना मस्ट नेसेसरी है, जबकि यहाँ पर लोन पेयर किसमें है, sp2 ऑर्बिटल में है। तो वहीं पे क्वेश्चन पूछा जा रहा था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम इन pyridine किसमें है, वो sp2 ऑर्बिटल में है, sp2 ऑर्बिटल में है, तभी वो साइक्लिक रेजोनेंस से बचा हुआ है। और pyridine में पहले से ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और वो कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम ऑफ pyridine इज नॉट डिलोकेलाइज्ड विथ पाई इलेक्ट्रॉन बिकॉज, ठीक है, pyridine की ही बात कर रहे हैं, लोन पेयर डिलोकेलाइज नहीं होता है, यानी लोन पेयर रेजोनेंस में हिस्सा नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है, आप इसको बता पाएंगे, क्योंकि वो sp2 ऑर्बिटल में है, वो p ऑर्बिटल में है ही नहीं कि लैटरली अल्टरनेट ओवरलैप करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सके और वहां से डीलोकेलाइज हो सके। इट इज इन sp2 ऑर्बिटल which cannot overlap with p ऑर्बिटल ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। यही है, p ऑर्बिटल में होता तब बगल वाले कार्बन एटम के साथ अल्टरनेट ओवरलैपिंग करता, लेकिन वहां तो कोई चांस ही नहीं है। ये किसमें है, sp2 ऑर्बिटल में है, फिक्स है, बाउंडेड है, ये रेजोनेंस में हिस्सा नहीं लेता है। नाइट्रोजन एटम ऑफ पाइरोल इज, अब किसकी बात की जा रही है, पाइरोल। पाइरोल कहां है हमारा, NH, यही है हमारा पाइरोल। कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये जो है हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नाइट्रोजन पे क्या है, एक लोन पेयर। आप पूछेंगे सर आप ही ने कहा कि जब कोई डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड बनता है तब sp2 हाइब्रिडाइज होता है, यहां तो नाइट्रोजन एटम किसी भी तरह का कोई पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, देन व्हाई इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, है ना। अगर आप सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से भी कैलकुलेट करें तो 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, 4 sp3 होने चाहिए, लेकिन ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसका जवाब है, इसको एरोमेटिक बनाने के लिए, इस कंपाउंड को एरोमेटिक बनाने के लिए नाइट्रोजन एटम को sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना पड़ा, ताकि इसके पास कोई अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हो जिसमें ये लोन पेयर हो और साइक्लिक रेजोनेंस में हिस्सा लेके इसको 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनाए और इस कंपाउंड को एरोमेटिक बनाए। क्या यह बात समझ में आई? आई तो बहुत अच्छा। नाइट्रोजन का लोन पेयर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनाने के लिए, क्योंकि 4 ही पाई है इलेक्ट्रॉन, 2 और चाहिए, तो ये रेजोनेंस में हिस्सा लेगा, और रेजोनेंस में हिस्सा तब और तभी लेगा जब वो इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, ना कि sp2 ऑर्बिटल में।
तो p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होने के कारण इसको sp2 हाइब्रिडाइज होना पड़ा। तीनों sp2 ऑर्बिटल अपना इस्तेमाल कर लिया 3 सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में, और एक जो p ऑर्बिटल रह गया अनहाइब्रिडाइज, उसमें इसने अपने लोन पेयर को रखा ताकि आराम से साइक्लिक रेजोनेंस में वो पार्टिसिपेट कर सके और इस मॉलिक्यूल को एरोमेटिक बना सके। तो हमारा जवाब क्या होगा, नाइट्रोजन कैसा हाइब्रिडाइज है, sp2, और उसका लोन पेयर किस ऑर्बिटल में है, p ऑर्बिटल में। अगला क्वेश्चन वही है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम ऑफ पाइरोल इज डीलोकेलाइज्ड विथ पाई इलेक्ट्रॉन। भाग लेता है ना रेजोनेंस में, हाँ क्यों, क्योंकि इट इज इन p ऑर्बिटल विच कैन ओवरलैप विथ p ऑर्बिटल ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। सही है, वो p ऑर्बिटल में है और बगल के कार्बन एटम से ओवरलैप करके अल्टरनेट ओवरलैपिंग करके भाग ले सकता है रेजोनेंस में। ये सब गलत ऑप्शन है। अगला देखते हैं, ये मॉलिक्यूल लिखा हुआ है फ्यूरॉन। ऑक्सीजन एटम ऑफ फ्यूरॉन इज, अच्छा ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी क्या है sp2। क्यों sp2 हुआ, क्योंकि ये भी कोई अभी पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है, फिर भी sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, क्योंकि इसका रीजन है फ्यूरॉन को एरोमेटिक होना है। 4 पाई पहले से है, अगर ये लोन पेयर कोई हिस्सा ना ले तो ये एंटी एरोमेटिक बन सकता है, या एरोमेटिक तो नहीं बनेगा अगर 4 पाई है तो हमको कितने चाहिए 6 पाई, तो 2 2 4, एक लोन पेयर को हम क्या करते हैं रेजोनेंस में इन्वॉल्व कराते हैं और एक लोन पेयर को छोड़ देते हैं। कैसे छोड़ते हैं, जब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो इसके पास 3 sp2 ऑर्बिटल होंगे, एक ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और एक लोन पेयर sp2 ऑर्बिटल में होगा, एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बचेगा जिसमें एक लोन पेयर होगा। तो फ्यूरॉन के दोनों लोन पेयर अलग अलग ऑर्बिटल में रहते हैं, एक sp2 में और एक p ऑर्बिटल में। p ऑर्बिटल वाला लोन पेयर आसानी से रेजोनेंस में हिस्सा लेता है, मॉलिक्यूल को एरोमेटिक बनाता है, और sp2 ऑर्बिटल में बैठा लोन पेयर आराम करता है, कोई भी साइक्लिक रेजोनेंस में हिस्सा नहीं लेता है। कैसा हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन का, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 31, Which one of the following statement is true about फ्यूरॉन। फ्यूरॉन के लोन पेयर से संबंधित क्वेश्चन है। हमने बताया फ्यूरॉन में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर p ऑर्बिटल में होता है जिसके कारण मॉलिक्यूल एरोमेटिक होता है, और दूसरा लोन पेयर sp2 ऑर्बिटल में होता है, तो उसको देख के आप करेक्ट टिक कर लेंगे। वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन sp2 ऑर्बिटल while the other in p ऑर्बिटल, यही सही है, बाकी सब गलत लिखा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल इज। मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, अच्छा इसके बहुत सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कैनोनिकल स्ट्रक्चर जिसमें मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो जाए, ये तो और बहुत अच्छी बात है। और मॉलिक्यूल एरोमेटिक कब होगा, देखो 2 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, 2 यदि और मिल जाए, यानी इस कारण पे क्या आ जाए निगेटिव या पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव आ जाएगा तब तो ये क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, यहां पे आना चाहिए निगेटिव, तो ये इस तरह से ये निगेटिव चार्ज ऐसे घूमेगा, इसको ऐसे खोल देगा, है ना, तो यहां पे माइनस आ जाए, ये देखो यहां पे क्या आ जाए माइनस, ये वाला, तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा न्यूट्रल, और यहां पे क्या बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, तो यहां पे माइनस, जिसके कारण ये क्या हो गया एरोमेटिक हो गया, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस आपको देखना है कि कौन से कैनोनिकल स्ट्रक्चर में इस कार्बन पे माइनस आ जाए ताकि रिंग एरोमेटिक हो जाए। द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, फिर से क्या होगा, यहां पे क्या आना चाहिए प्लस 2 2 4, यहां पे क्या आना चाहिए माइनस 6 हो जाए, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। आप देखें ये वाला देख ले, यहाँ पे कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ये लोन पेयर क्या करेगा ऐसे घूमेगा, इस पाई बॉन्ड को इधर खोलेगा, ऑक्सीजन पे माइनस, पाई बॉन्ड यहां और ऑक्सीजन पे प्लस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, which of the following compound is soluble in water and has very high melting point। कौन सा कटायन soluble है वाटर में, which of the following compound। ये क्या है बेंजीन, ये तो कोवैलेंट कंपाउंड है। ये क्या है, यहां पे यदि प्लस आएगा फिनाइल कटायन बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। ये क्या होगा, यहां पे यदि प्लस आया और Br माइनस आया, जो अच्छे से आयोनाइज हो जाए, जो अच्छे से आयोनाइज हो जाए
वो ज्यादा अच्छे से सॉल्युबल होगा वाटर में, क्योंकि पोलर लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अगर पोलर सॉल्वेंट है तो हमारा पोलर चीजों को वो क्या करेगा, अच्छे से सॉल्वेलाइज कर पाएगा। तो जो जितने अच्छे से आयन में डिसोसिएट हो जाए उसका क्या हो जाएगा, उतना अच्छे से सॉल्युबल होगा वाटर में और उसकी मेल्टिंग पॉइंट उतनी ही अधिक होगी। तो यहाँ पे जब इसको हम आयोनाइज करेंगे, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस। यहाँ पे देखिए 2 4 6 और साइक्लिक रेजोनेंस प्लस के कारण होने लगेगा, ये एरोमेटिक बन जाएगा, है ना। तो इसलिए ये ज्यादा अच्छे से घुलेगा वाटर में और इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होगी। ईज ऑफ आयोनाइजेशन, ईज ऑफ आयोनाइजेशन मतलब किसमें आयोनाइजेशन ज्यादा आसानी से होगा, टू प्रोड्यूस कार्बोकैटायन एंड ब्रोमाइड आयन अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ Ag+। जब भी हमको कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करना रहता है ना, अल्काइल हैलाइड से, अल्काइल हैलाइड से यदि हमको हैलोजन को रिमूव करना रहता है तो हम Ag का इस्तेमाल करते हैं, Ag+ का, AgBr, AgCl आप जो भी ले लो, क्योंकि वो क्या करता है, उसके साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना के जमा देता है। विल बी मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, मतलब किसमें से Br- आसानी से हटेगा, कार्बोकैटायन का जनरेशन होगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो उसमें कार्बोकैटायन का जनरेशन ज्यादा आसानी से होगा, जो मॉलिक्यूल क्या होगा, एरोमेटिक होगा। क्या यहाँ पे प्लस आने के बाद ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा, Br- हट जाएगा तो 2 2 4 नहीं, एंटी एरोमेटिक और ज्यादा खतरनाक, यहाँ से Br- नहीं हटेगा। यहाँ पे फिनाइल कटायन बनेगा जो कि ज्यादा स्टेबल नहीं है। यहाँ पे प्लस आएगा, थोड़ा सा स्टेबलाइज होगा रेजोनेंस के चलते, लेकिन यदि Br- यहाँ से हटा और यहाँ पे प्लस चार्ज आया तब क्या होगा, तब ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 2 4 यहाँ का एक लोन पेयर तो sp2 ऑर्बिटल में रहेगा, 2 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक रेजोनेंस में हिस्सा लेगा और ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर वही क्वेश्चन है, ईज ऑफ आयोनाइजेशन टू प्रोड्यूस कार्बोकैटायन एंड ब्रोमाइड आयन, किसमें से आसानी से कार्बोकैटायन का जनरेशन होगा, यानी किसमें से Br- आसानी से हट पाएगा। तो इसको समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा, जब आप यहाँ पे हटाएंगे Br- तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा इस कार्बन पे और इस कार्बन पे प्लस आएगा, ठीक। यहाँ का प्लस रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यहाँ का कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, क्योंकि ये प्लस चार्ज डीलोकेलाइज होगा रेजोनेंस के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे भी डीलोकेलाइज होगा, यहाँ पे तो डीलोकेलाइज होगा नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत। यहाँ पे भी क्या होगा, डीलोकेलाइज, लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे डोनर लगा हुआ है और डोनर के ऑर्थो पोजीशन पे है ये, है ना। तो ये आसानी से क्या करेगा, रेजोनेंस से रिलेटेड है ये रेजोनेंस रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि जो नहीं पैरा पे है, ये किस पे है, पैरा पे। पैरा रिलेटेड ग्रुप्स, ऑर्थो एंड पैरा रिलेटेड ग्रुप्स आर रेजोनेंस रिलेटेड। तो यहां से आसानी से लोन पेयर को डोनेट करेगा और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। यहाँ पे भी है लगा हुआ, लेकिन ये मेटा पोजीशन पे है और मेटा पोजीशन रेजोनेंस में हिस्सा नहीं लेता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। फिर वही क्वेश्चन है, किसमें कार्बोकैटायन ज्यादा आसानी से बनेगा। अच्छा, यहां से अगर आप Br- हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये क्या बन जाएगा, एक एरोमेटिक रिंग बन जाएगा, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बाद बाकी यहां से हटाएंगे, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, यहां से हटाएंगे, ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज ही नहीं है, ये बन जाएगा विनाइल कटायन, जो कि बहुत लिस्ट स्टेबल है। यहां से हटाएंगे तो ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, पैरा पे डोनर भी लगा हुआ है, लेकिन यहां पे हटने से क्या होता है, पहले ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं था, लेकिन जैसे ही ब्रोमीन माइनस का आयोनाइजेशन हुआ, एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ और प्रोडक्ट जो हमारा बना वो एरोमेटिक बना। तो यहां पर आयोनाइजेशन बहुत ही इजीली होगा, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। ईज ऑफ आयोनाइजेशन, फिर से वही क्वेश्चन है, किसमें आयोनाइजेशन आसानी से होगा। आप यहां से ब्रोमीन हटाएंगे, यहाँ पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करेगा, थोड़ा सा इसको न्यूट्रलाइज करेगा, थोड़ी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ से Br- हटाएंगे, यहाँ पे प्लस, ऑक्सीजन दूर है, रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। अगर आप यहाँ पे देते हैं तो यहाँ पे प्लस चार्ज, नाइट्रोजन का लोन पेयर। अब इसके पास दो रास्ते हैं, क्यों, क्योंकि नीचे फिनाइल लगा हुआ है, ये देखो ऐसे फिनाइल लगा हुआ है, ये लोन पेयर देता तब जाके क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती कार्बोकैटायन की, क्योंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इस बात पे निर्भर करती है कि उस पर प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज कितना डिलोकेलाइज हो पाता है, कितना इसका कंसंट्रेशन घट पाता है।
तो यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये इसके कंसंट्रेशन को घटाएगा, लेकिन इसके पास एक और रास्ता है, इस फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस कर ले। तो अगर ये पूरा फ्री रहता तो आसानी से डोनेट कर पाता, लेकिन चूंकि इसका इधर भी इन्वॉल्वमेंट है इसलिए उतना उसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। वहीं अगर इस केस में देखें तो यहाँ का लोन पेयर इसको आसानी से क्या करेगा, यहाँ का लोन पेयर आसानी से इस पर के प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि ये कहीं और व्यस्त नहीं है रेजोनेंस में। ऊपर से CH3 प्लस आई इफेक्ट दिखाता है जो और इसको इनहेंस करता है उस पॉजिटिव चार्ज के कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने के लिए। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। Which of the following choice is correct order of resonance energy of these molecules? Of these molecules, रेजोनेंस एनर्जी किसमें ज्यादा होगा? देखिए, जब आप इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सारे के सारे इक्विवेलेंट बनेंगे, और जब जिसका इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनता है उसकी रेजोनेंस एनर्जी सबसे अधिक, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? 3 की। उसके बाद इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पे प्लस आएगा जो ज्यादा स्टेबल होगा ऑक्सीजन पे प्लस के तुलना में, तो इसमें इक्विवेलेंट के ज्यादा नजदीक है, इक्विवेलेंट तो नहीं है लेकिन डेविएशन ज्यादा नहीं है, तो 3, 2 उसके बाद 1, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3, 2 एंड 1। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, 20 क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे, 39 तक आज कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर 20 क्वेश्चन का और सीरीज लेके आएंगे, तब तक आप एरोमेटिसिटी को रिवाइज करेंगे। इसके बाद जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है आइसोमेरिज्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पिछले क्लासेस को रिवाइज करते रहें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।